सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज करियर के सीरीज में यानी आजीविका के सीरीज में हम इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि कर्म निर्धारक ग्रह यानी हमारे कर्म को जो दिशा देगा, जिसके अनुरूप हम कर्म करेंगे, वो कर्म निर्धारक ग्रह हमारे कुंडली में कौन सा है और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कर्म निर्धारक ग्रह कैसे निकाला जाए। सबसे पहले तो हमारे मन में एक ये प्रश्न आना चाहिए कि सबसे पहले हम कर्म निर्धारक ग्रह निकालें तो क्यों निकालें। तो इसका सबसे बड़ा उत्तर ये है कि हमारा कर्म यानी हम जो भी कर्म करेंगे, यानी खास करके जो आजीविका निर्णय होगा, यानी जिसके ऊपर हमारा आजीविका रहेगा, यानी जो आप करियर बोलते हैं, जो आप जॉब बोलते हैं, वो जो है वो किस ग्रह पे सबसे ज़्यादा निर्भर करेगा या किस ग्रह के तरह हम यदि कार्य करें तो हमें सबसे ज़्यादा मन लगेगा। मैं कहता हूँ मन, यानी वहाँ पे आपको होता है कि ना जॉब में हमें मन नहीं लगता, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कि जॉब में मन लगता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कर्म निर्धारक ग्रह के अनुरूप यदि हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारा मन वहाँ नहीं लगता है। हम चाहते हैं किसी भी तरीके से ये जॉब बदल के दूसरा जॉब कर ले, फिर दूसरे जॉब करने का फिर तीसरा जॉब कर ले। तो जब तक हम कर्म निर्धारक ग्रह के अनुरूप यानी उसके गुण स्वरूप के अनुसार यदि हम कार्य नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं या खराब या अच्छा नहीं होता, यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमें जो है मेरा जो मन जो है वो नहीं, उस रुचि उस कार्य में नहीं होता। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कैसे निकालें, तो इसमें 3 परिस्थितियां हो सकती। सबसे पहली परिस्थितियां क्या होगी, यदि आप कुंडली को समझते हैं तो दशम भाव में कोई ना कोई एक ग्रह स्थित होगा, ठीक है, यानी सिंगल प्लैनेट मैं ये बोल रहा हूँ कोई एक ग्रह स्थित होगा। जैसे कि दशम में सिर्फ सूर्य ही हो या चंद्रमा ही हो या मंगल ही हो या कोई भी ग्रह हो, शनि ही क्यों ना हो। इसमें राहु केतु को नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। दिन का भौतिक अस्तित्व है उन 7 ग्रहों को, यदि उसमें क्या होना चाहिए, एक ग्रह। इसको मैं आगे समझाऊंगा कुंडली में। दूसरा जो कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि दशम भाव में यानी 10th हाउस जो कि कर्म भाव होता है, नहीं है तो भाव के वीडियो को आप जाके देखें, उसमें मैंने बताया है कि कौन सा भाव को क्या कहते हैं। तो कर्म भाव यानी दशम भाव में यदि बहुत सारे ग्रह यानी 2 ग्रह हो, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो तो क्या, तो फिर कौन मेरा कर्म निर्धारक ग्रह होगा। या दशम भाव में कोई ग्रह हो ही ना, तो यही 3 कंडीशन हो सकता है। मतलब कुंडली में यही 3 जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। या तो कोई ग्रह विराजमान हो, या 2-3 ग्रह विराजमान हो, या फिर कोई भी ग्रह विराजमान नहीं हो, यानी कोई भी ग्रह स्थित ना हो उस भाव में, यानी दशम भाव में, कर्म भाव में। अब तीनों को निकालने का अलग अलग पद्धति है, उस तीनों पद्धति को हम समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ इसको सीखते हैं। सबसे पहला जो है और सबसे सरल जो है वो क्या है कि यदि दशम भाव में एक ग्रह हो तो वही ग्रह हमारा कर्म निर्धारक ग्रह होता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे सिंपल सी बात आप सोचिए कि जो घर में रहता है, यानी आपका यदि घर हो या फिर मेरा घर हो, यदि मैं अपने घर में रहता हूँ तो मेरे अनुसार ही घर में सारा कार्यकलाप होगा। यानी कि मैं अपने हिसाब से, मुझे किस रूम में मुझे सोना है, यदि मेरे पास 3 बेडरूम है तो मैं किस बेडरूम में सोना चाहता हूँ ये मैं डिसाइड करूँगा, ना कि कोई और करेगा, यदि मेरा घर है, ठीक है, और मैं उस घर में रहता हूँ। उसी तरीके से यदि शुक्र जो है यहाँ इस कुंडली में आप देख लें कि दशम भाव में, यानी कि शुक्र ही ये डिसाइड करेगा कि कर्म भाव का जो है वो कैसे रहना चाहता है। यानी कि जब एक ग्रह हो तो उस घर का जो सबसे ज़्यादा कर्म, मतलब जो
उस घर में कहते हैं ना मोनोपोली जो होगा वो उस ग्रह का होगा। ठीक है, तो इसीलिए कर्म निर्धारक ग्रह जो है वही ग्रह हो जाए। यदि यहाँ बुध रहता तो बुध के अनुसार ही आपको कार्य करने पे आपको मन लगे। यानी यहाँ इस जातक या जातिका के कुंडली में शुक्र दशम भाव में है और मीन राशि में जो उच्च का भी हम बोलते हैं वो है, तो ये जातक या जातिका यदि शुक्र के अनुसार अपने कार्य करे, शुक्र के अनुसार क्या क्या कार्य होगा, तो शुक्र के गुण स्वरूप, यानी शुक्र का गुण स्वरूप क्या हुआ, तो आप यदि लग्जरी आइटम का काम करते हैं, यदि आप लग्जरी रिलेटेड वर्क करते हैं, यदि मान लीजिए आप यदि ऑटोमोबाइल में भी बड़े यानी सुख सुविधा में अच्छे गाड़ियों का भी काम करते हैं, तो उस तरीके से। और ये जातिका जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और एक जो है हायर जो कार रेंज बोल रहे हैं, यानी कि JLR और ऑडी BMW मर्सिडीज के सॉफ्टवेयर का कोडिंग करने का कार्य करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे शुक्र ही कर्म निर्धारक ग्रह हुआ और उसके अनुरूप इन्होंने काम भी किया। यदि ये उस तरह से काम नहीं कर पाते तो इन्हें थोड़ा सा वहाँ पे मन में संतोष प्राप्त नहीं होता। चलिए दूसरा कुंडली को देखते हैं जहाँ की 2 या 3 ग्रह विराजमान हो। जब 2 या 3 ग्रह विराजमान हो या 2 या 3 ग्रह स्थित हो दशम भाव में, तो जो सबसे बलवान ग्रह, यानी सबसे बलवान ग्रह कुंडली में नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि दशम भाव में सबसे बलवान ग्रह कौन है, वो ग्रह ही कर्म निर्धारक ग्रह होगा। जैसे कि यहाँ दशम भाव में बुध और गुरु है। अब बुध और गुरु को ये बल कहाँ देखेंगे, तो ये बल षडबल में देखना है हमें। ठीक है, तो षडबल में देख रहे हैं कि गुरु जो है वो बुध से बलवान है, यानी कि जो कर्म निर्धारक ग्रह होगा इस जातक या जातिका के लिए वो गुरु होगा। और इस कुंडली में गुरु के कर्म निर्धारक ग्रह होने के कारण जो है देख लीजिए कि इन्होंने टीचिंग के जॉब को बहुत ज़्यादा किया और उसमें इन्हें मन भी लगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि यदि ये थोड़ा सा कठिन है, इसे सरलता पूर्वक आप सीख जाएंगे यदि ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब दशम में कोई ग्रह न हो, जब दशम में कोई ग्रह नहीं हो तो हम कैसे निकालें, तो इसके पीछे क्या करना है हमें, तो इसमें चंद्रमा देखिए, आप पूरे ध्यान पूर्वक सुने क्या क्या चीज़ देखना है। लग्न चंद्रमा और सूर्य में जो सबसे बली हो, और बली कहाँ देखना है, तो आपको षडबल में देखना है कि षडबल में इन तीनों में सबसे बलवान ग्रह कौन है। लग्न यानी कि लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य, यानी इन तीनों में आपको देखना है कि सबसे बलवान ग्रह कौन है। ठीक है, फिर उससे आपको गणना करने, यानी कि लग्न मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि लग्न से गणना करनी है, लेकिन देखना किसे है, ग्रह आप लग्नेश देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे और सूर्य देखेंगे। यदि लग्नेश का मतलब हुआ कि यदि मीन राशि हुआ तो आप गुरु को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे और सूर्य को देखेंगे, और तीनों में जो भी बलवान होगा उससे आप गणना करेंगे 10 तक, यानी 10वें भाव तक जाएंगे। 10वां भाव जो दशम भाव होगा उसमें कौन सी राशि है उसे आप देखेंगे। मान लीजिए कि दशम जो राशि हुई वो हुई मीन, ठीक है, तो यानी गुरु हुआ। अब इस गुरु को आप देख लीजिए कि गुरु जो ग्रह है वो D9 में, यानी नवांश कुंडली में D9 में गुरु किस राशि में स्थित है। माना कि वो जो है वो कन्या राशि में स्थित है, यानी 6 नंबर, यानी 6 नंबर जो होता है वो बुध की राशि है, यानी आपका कर्म निर्धारक ग्रह जो होगा वो बुध होगा। ठीक है, इसको ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे, नहीं होगा तो दोबारा सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब मैं इसीलिए इस तरह के जो जहाँ पे ग्रह नहीं है वहाँ मैंने 3 उदाहरण लिए, तीनों उदाहरण को मैं एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ आप देख लीजिए कि दशम में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो पहले लग्नेश, यानी लग्नेश ये रहा शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में बलवान देखेंगे। तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इसमें जो सबसे बलवान हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ 1.37 लिखा हुआ, यहाँ 1.27 लिखा हुआ, यहाँ 0.8, यानी कि चंद्रमा जो है इन तीनों में सबसे बलवान। अब चंद्रमा से गणना करें तो यहाँ से देखिए आप गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर राशि भी आई, गणना किए
कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 नंबर राशि ही हमेशा आएगी, हो सकता है 12 नंबर राशि भी, हो सकता है 1 नंबर हर राशि भी आ जाए। तो 10 नंबर यानी 10 नंबर शनि की राशि हुई। अब शनि किस राशि में D9 में है, तो आप देख लिए शनि किस राशि में, तो शनि या वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि जो हो वो किस ग्रह का राशि है, तो मंगल, यानी कि कर्म निर्धारक ग्रह जो है वो मंगल हुआ। अब चलिए दूसरे कुंडली में उदाहरण देखते हैं और इसको और बढ़िया तरीके से याद करने या समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे देखें 2 नंबर, यानी यहाँ भी शुक्र हो गया। शुक्र, चंद्रमा और सूर्य में देखें तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, इसमें देख ले तो सूर्य सबसे बलवान ग्रह है। अब सूर्य देख ले 1 नंबर में, यानी यहाँ से जब गणना करेंगे तो फिर 10 नंबर आएगा। यहाँ पे देख ले तो क्या हो गया, ये शनि हो गया 10 नंबर, मतलब शनि, ये मंगल नहीं देखना है, शनि को देखना है, ठीक है। 10 नंबर जो राशि है, राशिस को देखना है। तो राशिस क्या हुआ, शनि हुआ। शनि किस में है, तो शनि जो है तुला राशि में है। तुला राशि में यानी फिर राशिस को देखेंगे, ये राशिस क्या हुआ, ये राशिस जो है ये शुक्र जो है, शुक्र हुआ। वृश्चिक तुला जो है ये शुक्र की राशि है, इसीलिए जो कर्म निर्धारक ग्रह जो हुआ वो शुक्र हुआ। अब चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल में क्या, इस एग्जाम्पल में जो मैंने आपको समझाया था कि राहु केतु भी यदि दशम भाव में होगा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, यानी अकेला सिर्फ जब राहु केतु होगा तब उसे ग्रह नहीं मानेंगे। तो यहाँ भी कोई हम राहु को कर्म निर्धारक ग्रह नहीं मानेंगे। और यहाँ पे हम देख ले कि फिर किसे देखेंगे, तो 12 नंबर यानी गुरु, सूर्य और चंद्रमा, गुरु, सूर्य और चंद्रमा। अब यहाँ देख ले कि इन तीनों में सबसे बलवान कौन है, गुरु है। यानी कि हमें लग्न से देखना हो, ना कि लग्नेश से। बाकी में हम क्या सूर्य और चंद्रमा से देख रहे थे, यहाँ पे हम लग्न से देखेंगे। यदि चंद्रमा ही लग्नेश भी होता तो फिर हम यहाँ से गणना करते, सूर्य लग्नेश होता यानी सिंह राशि होती तो भी हम यहाँ से गणना करते। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो फिर देखिए गुरु आ गया 9 नंबर यानी गुरु। अब देखिए गुरु कहाँ पे, गुरु 5 नंबर राशि में है, यानी कि सिंह राशि में है। तो इसके जो राशिस हुए वो कौन से हुए, वो सूर्य, यानी कर्म निर्धारक ग्रह जो है वो सूर्य हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कर्म निर्धारक ग्रह को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे और सीख लिए होंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करें और इसमें जो है आप दोबारा इस वीडियो को सुन ले, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।